वेलकम टू माय चैनल। आओ करें तैयारी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम नागरिक शास्त्र का घटना चक्र स्टार्ट किए हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक देख रहे हैं राज्य की परिभाषा और निर्माण तत्व। इसमें हमने 50 क्वेश्चंस को कवर किया था। चलिए हम अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए 51 क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। कल के क्लास में हमने देखा था, ये हीगल का स्टेटमेंट है। हीगल कहता है कि जो राज्य है वो पृथ्वी पर क्या है, ईश्वर का अवतरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट तो आशीर्वादम ने कहा है। आशीर्वादम ने समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा है। डॉक्टर आशीर्वादम ने अपनी पुस्तक, इनकी जो पुस्तक है राजनीति विज्ञान, इसमें इन्होंने राज्य का स्वरूप अध्याय में राज्य और समाज के मध्य संबंध पर विस्तृत चर्चा किया है। इसमें टिप्पणी करते हुए इन्होंने लिखा है कि ईंटों की दीवार में ईंटें यदि समाज हैं, अगर ईंटों की दीवार बनाई जाए तो उसमें जो ईंटें हैं वो समाज हैं, तो उनके बीच लगी सीमेंट क्या है, राज्य है, जो ईंटों को अपनी जगह पर बनाए रखती है। कितना अच्छे से इन्होंने समझाया है कि जो ईंट है वो क्या है, वो समाज है, और उनके बीच में जो सीमेंट लगा हुआ है वो सीमेंट क्या है, राज्य है, जो दोनों को अपनी अस्थायी जगह पे ईंट को बनाए रखता है ताकि दीवार ज्यों की त्यों कायम रहे। इसी प्रकार राज्य एवं समाज के मध्य संबंधों पर बारकर ने लिखा है कि समाज राज्य द्वारा कायम रखा जाता है और यदि समाज इस प्रकार कायम न रखा जाए तो इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किसने दिया है? यह परिभाषा रॉबर्ट डहल ने दिया है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औचित्यपूर्ण शक्ति है प्रभाव, ज्ञान, धन, सत्ता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्ता। प्रभावपूर्ण शक्ति क्या है? सत्ता है। सत्ता को औचित्यपूर्ण शक्ति कहा गया है क्योंकि सत्ता के निर्णयों का लोग स्वभावतः पालन करते हैं। जो सत्ता के निर्णय होते हैं उसको लोग क्या करते हैं, स्वभावतः पालन करते हैं, क्योंकि इसी की आधार क्या है, वैधता है। तो शक्ति की आधार सत्ता, सत्ता का वैधता। मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी है। यही आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैकियावेली ही कहता है कि व्यक्ति क्या है, स्वार्थी है, झगड़ालू है, अवसरवादी है, दुष्चरित्र है। मैकियावेली, हॉब्स की भांति मैकियावेली ने भी अपनी प्रसिद्ध कृति द प्रिंस किसकी रचना है? मैकियावेली की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। में मनुष्य के बुरे स्वभाव का चित्रण किया गया है। इनकी जो प्रिंस रचना है उसमें मनुष्य के बुरे स्वभाव को बताया गया है। मैकियावेली की यह धारणा इस तथ्य पर आधारित है कि मनुष्य स्वार्थी है, दुष्चरित्र है, अवसरवादी होते हैं। यदि वह अच्छे बनते तो उनका प्रमुख कारण क्या है, भय है। अगर वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं तो उनका प्रमुख कारण क्या है, भय है। चलिए 56 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से एक अरस्तु के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया? वो कौन से विचार हैं अरस्तु का जो मैकियावेली को प्रभावित किया है? चलिए देखते हैं। नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन, ऐतिहासिक विधि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, सभी। अरस्तु और मैकियावेली दोनों ही अनुभववादी, तुलनात्मक तथा यथार्थवादी चिंतक माने जाते हैं। अरस्तु और मैकियावेली दोनों क्या माने जाते हैं? अनुभववादी, तुलनात्मक तथा यथार्थवादी। नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण करके अरस्तु राजनीति विज्ञान के जन्मदाता हो गए। राजनीति और नैतिकता को किसने पृथक किया? अरस्तु ने पृथक किया, और अरस्तु को ही हम राजनीति विज्ञान का जन्मदाता मानते हैं, जनक मानते हैं। और मैकियावेली अपने युग का शिशु से सुशोभित हुए। और मैकियावेली अपने किस नाम से जाना जाते हैं? मैकियावेली को अपने युग का शिशु से भी नाम से जाना जाता है। अरस्तु की भांति मैकियावेली ने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना है। अरस्तु और मैकियावेली दोनों ही राज्य को क्या मानते हैं? सर्वोच्च संस्था मानते हैं। ऐतिहासिक विधि का उपयोग करते हुए मैकियावेली ने मनुष्य के मनोविज्ञान का परीक्षण कर राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया है? राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन अभी ऊपर के क्वेश्चन में देखा, मैकियावेली और अरस्तु ने किया है। मैकियावेली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो मैकियावेली ने ही दिया था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक युग में शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व के लिए शक्ति को मूल आधार माना। मैकियावेली ने राजनीति को शक्ति और नियंत्रण का विषय मानते हुए इसे शक्ति के उपार्जन, परिरक्षण और प्रसार की कला के रूप में स्थापित किया है। मैकियावेली के अनुसार प्रेम और भय ये दो शक्तियां मनुष्यों को वश में कर सकती हैं, किंतु राजा के लिए भय का सहारा लेना ही अधिक श्रेष्ठ है। राजा के लिए किसका सहारा लेना श्रेष्ठ होगा? भय का। शक्ति भय की जननी है और भय प्रेम की अपेक्षा अधिक अनुशासन रखने में समर्थ है। देखिए, भय जो है वो शक्ति की जननी है और भय प्रेम की अपेक्षा अधिक अनुशासन रखने में समर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती है? तो इसका जो सही आंसर है होगा वो होगा डी, रॉबर्ट डहल ने कहा था। रॉबर्ट डहल का ही मानना था कि शक्ति जो है वो प्रभाव का ही एक रूप है जिसका पालन करने पर लाभ और ना पालन करने पर हानि उठानी पड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? जो राज्य शब्द है उसका पहली बार प्रयोग किसने किया? तो इसका पहली बार प्रयोग मैकियावेली ने किया। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। राजनीति दर्शन के इतिहास में राज्य शब्द का पर्याय क्या है? स्टेट की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द स्टेटो से हुई है। ये कौन सा शब्द है? पूछता है एग्जाम में, तो ये ग्रीक शब्द है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मैकियावेली ने किया था। उनकी जो बुक है द प्रिंस, उसमें इससे पूर्व यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने राज्य के अर्थ को व्यक्त करने के लिए नगर राज्य, जिसको हम लोग पोलिस के नाम से भी जानते हैं, का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनैतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था, तो सबसे पहले किसने राज्य शब्द का प्रयोग किया? मैकियावेली ने। ऊपर हम लोग देख चुके हैं। निम्न में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण स्पष्ट करती है? आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, द प्रिंस, सभी। तो ये जितनी भी हैं सभी पुस्तकें क्या करती हैं? मैकियावेली के विचार को पूर्ण करती हैं। मैकियावेली के पूर्ण विचार किसी एक ग्रंथ में नहीं है, अपितु उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में संकलित है। उनकी रचनाएं क्या हैं? आर्ट ऑफ वार है, द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, द प्रिंस, ये सब इनकी रचनाएं हैं। आर्ट ऑफ वार का संबंध युद्ध नीति से है, द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी राज्य की प्रकृति से है और उसके स्वरूप को स्पष्ट करती है, तथा जो द प्रिंस है वो शासन कला के बारे में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकियावेली के अनुसार राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए, या राज्य एक कृत्रिम निर्माण है, या फिर राज्य विभिन्न संघों में से एक संघ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोनों, ए और बी। यानी राज्य क्या है? एक उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए, और राज्य कृत्रिम निर्माण है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। मैकियावेली के अनुसार राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। इतिहास में एक ऐसा भी समय था जब राज्य नहीं था। मनुष्य के दुष्ट स्वभाव के कारण राज्य का उदय हुआ। राज्य का उदय क्यों हुआ? मनुष्य के दुष्ट स्वभाव के कारण। राज्य का जन्म इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य सबसे अधिक सुरक्षा चाहता है, और सुरक्षा तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर दे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? तो मैकियावेली ने ही, पीछे हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली। तो कौन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉब्स है। थॉमस हॉब्स अंग्रेजी दार्शनिक थे। लेवियाथन इनकी प्रसिद्ध कृति है। लेवियाथन उन्होंने 1651 में लिखा। उनके द्वारा लिखी ये पुस्तक थी। प्लेटो एवं अरस्तु के परिवार संबंधी दृष्टिकोणों एवं विचार, विशेष रूप से अरस्तु के परिवार संबंधी विचारों पर सहमति रखने वाले थॉमस हॉब्स पहले आधुनिक विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकियावेली समर्थक था किसका? अभिजात तंत्र का, राजतंत्र का, लोकतंत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मैकियावेली यह मानता था कि कोई भी एक प्रकार का शासन समस्त, बहुत अच्छी बात है, कोई भी एक प्रकार का शासन समस्त परिस्थितियों के लिए श्रेष्ठ नहीं समझा जा सकता।
कुछ स्थितियों में राजतंत्र, कुछ में गणतंत्र सबसे अच्छा होगा। राजतंत्र का निरूपण उसने प्रिंस में तथा गणतंत्र का डिस्कोर्सेज में किया है। अभिजात तंत्र को यह बिल्कुल ही महत्व नहीं देता है। तो यह अभिजात तंत्र को क्या करता है? महत्व नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, किसने कहा है? तो मैकियावेली कहा है। मैकियावेली का प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। इसने अपने द प्रिंस में कहा कि राजा को यथार्थवादी सलाह देते हुए कहा कि राजा को भेड़िए को डराने के लिए शेर की तरह साहसी होना चाहिए तथा शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैकियावेली का स्टेटमेंट है। मैकियावेली संपत्ति के प्राधिकार को इतना महत्वपूर्ण मानता था कि शक्तिशाली राजा को भी लोगों की संपत्ति लेने या छीनने से मना कर दिया था। उसका मानना था कि संपत्ति का अधिग्रहण कालांतर में विद्रोह का कारण बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? तो ये एडमंड बर्ग का स्टेटमेंट है। ये देखिए पीजीटी परीक्षा 2003-2005 में पूछा गया है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्यक्तियों की धारणा कि राज्य एक आवश्यक बुराई है वर्तमान समय में स्वीकार नहीं किया जाता है। वास्तव में यह सभ्य जीवन की प्रथम आवश्यकता है। नैतिक जीवन में मार्ग में आने वाली अशिक्षा, अज्ञानता तथा दरिद्रता आदि बुराइयों को दूर करते हुए राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का सफलतापूर्वक प्रयत्न करता है। सभ्य जीवन की अवस्थाएं प्रदान करते हुए उसे व्यक्तित्व के विकास की ओर प्रेरित करता है। इस संदर्भ में बर्क ने कहा है कि राज्य सभी विज्ञानों, सभी कलाओं, सदाचार व पूर्णता मनुष्य का साझीदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उदारवादी सिद्धांत प्लेटो का नहीं है। अभिजात्यवादी सिद्धांत किसने दिया है? पेरेटो ने दिया है। अनुदारवादी सिद्धांत बर्क ने दिया है और सामाजिक प्रसंविदा सिद्धांत रूसो ने दिया है। तो प्लेटो आदर्शवादी सिद्धांत का विचारक था, उदारवादी सिद्धांत का नहीं था। इसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक, किसका ग्रंथ है ये? जो रिपब्लिक ग्रंथ है ये प्लेटो का है। इसमें आदर्श राज्य की कल्पना प्लेटो ने किया है, जबकि पेरेटो किसका है? अभिजात का है। बर्क अनुदारवादी का है। हॉब्स, लॉक, रूसो सामाजिक समझौते से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। उसने नगर राज्य के आदर्शों को बताया। उसका सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति क्या है पर आधारित न होकर क्या होनी चाहिए पर आधारित है। वास्तविकता तथा मूल्य के बीच दोहरी व्यवस्था को स्वीकार किया है। उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। तो जो सही आंसर हो जाएगा डी, उसने अपने विचार को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। प्लेटो ने तत्कालीन समय में नगर राज्य की बुराइयों को देखते हुए उसके समाधान के लिए अच्छे गुणों से संपन्न दार्शनिक राज्य का समर्थन किया है। दार्शनिक राज्य का समर्थन किया है जो नगर राज्य की बुराइयों को क्या करते हैं? समाप्त कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल, सुख एवं दुख का गणक बेंथम, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद एंजल्स। तो ये सुमेलित नहीं है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद की नींव सोवियत संघ में मार्क्सवाद के संस्थापक V.I. लेनिन ने रखी थी और यह सिद्धांत सोवियत संघ के प्रत्येक संविधान में विहित था। जनवादी चीन के साम्यवादी दल और शासन के संगठन के लिए भी यह सिद्धांत अपनाया गया है। इसका तात्पर्य है कि दल या शासन के निचले अंग अपने ऊंचे अंगों का निर्वाचन करेंगे और ऊंचे अंग जनसाधारण के प्रति क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे और निचले अंग अपने से ऊंचे अंगों के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं है, वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है? तो रूसो का है।
प्लेटो जिस आदर्श राज्य का वर्णन करता है उसके आदर्श की प्राप्ति तथा न्याय की स्थापना के लिए व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करता है। यानी अगर एक समाज जो अगर वो शिक्षित होगा, शिक्षा होगी उसके पास, तभी एक आदर्श राज्य बन सकता है। प्लेटो की दृष्टि में शिक्षा वह भावनात्मक साधन है। प्लेटो की दृष्टि में शिक्षा क्या है? भावनात्मक साधन है जिसके द्वारा शासन समरसतापूर्ण राज्य की स्थापना के लिए मानव प्रकृति को सही दिशा की ओर उन्मुख कर सकता है। प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा का इतना विस्तार से वर्णन किया है और शासकों की शिक्षा को इतना महत्व दिया है कि रूसो ने ही रिपब्लिक को शिक्षा पर सर्वोत्तम कृष्टि की संज्ञा दी है। ये रिपब्लिक बुक है, ये किसने लिखी है? प्लेटो ने लिखी है। और इसमें कहा गया है कि जो राजा होगा उसकी शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, उसको शिक्षित होना चाहिए, वो दार्शनिक राजा होना चाहिए। और जिसकी रिपब्लिक कृति है इसी को ही रूसो ने शिक्षा पर सर्वोत्तम कृति मानी है। रूसो के शब्दों में रिपब्लिक राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं है वरन शिक्षा पर लिखी गई उत्कृष्ट रचना है जो इसके पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? तो कौन से विचार का समर्थन किया है? साम्राज्यवाद का नहीं किया है, नगर राज्यों के विनाश का नहीं किया है, अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं के शोषण का नहीं किया है, पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का किया है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। प्लेटो ने पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया है। प्लेटो ने साम्यवादी योजना को दो भागों में बांटा है। पहला संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है परिवार अथवा स्त्रियों का साम्यवाद। प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए संपत्ति व परिवार का निषेध करता है। जो सैनिक और शासक हैं उनके लिए संपत्ति और परिवार का क्या करता है? निषेध करता है। वह शासक और सैनिक वर्गों को सामूहिक रूप से राज्य का अभिभावक मानता है। प्लेटो का मानना है कि यदि अभिभावक वर्ग के पास परिवार और संपत्ति होगी तो वे अपने कर्तव्य पथ से क्या होंगे? विचलित हो जाएंगे। यानी प्लेटो क्या मानता है कि जो अभिभावक है यानी सैनिक और राजा, इनके पास क्या होना चाहिए? इनके पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर इनके पास संपत्ति होगी तो ये अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएंगे, और अगर कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएंगे तो यह आदर्श राज्य क्या होगा? विनाश हो जाएगा उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्नी एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो हमने इसको देख लिया है, प्लेटो है। प्लेटो की जो प्रसिद्ध कृति है उसका क्या नाम है? रिपब्लिक। और इसमें वो आदर्श राज्य की कल्पना करता है। बीवियों के साम्यवाद की वकालत किसने की है? तो प्लेटो ने ही किया है। प्लेटो ने किसके साम्यवाद में की विश्वास किया है? संपत्ति और पत्नी, तो दोनों में किया है। रिपीटेड क्वेश्चन है। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? दार्शनिक का शासन, ये तो है। अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार का साम्यवाद, बिल्कुल है। नर नारी के समान अधिकार, ये भी है। तो कौन सा नहीं है? पुरुष प्रधान परिवार, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर होगा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में पुरुष और स्त्री को समान भूमि देकर पुरुष प्रधानता को अस्वीकार कर दिया है। घर की पहरेदारी में कुत्ते और कुतिया का उदाहरण देकर प्लेटो ने कहा है कि कुतिया कम शक्तिशाली कुत्ता से और कुत्ता अधिक शक्तिशाली कुतिया से है, अतः दोनों अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली प्रकार से कर सकते हैं। उसी प्रकार स्त्री और पुरुष भी संरक्षक की भूमिका समान रूप से निभा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित है, तो उपयोगितावाद का भी है, समाजवाद का भी है, फांसीवाद का भी है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा सभी का। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। प्लेटो का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है रिपब्लिक, उसमें सभी धारणाओं का समावेश है। एक आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए दार्शनिक राजा की आवश्यकता, उसके उपयोगितावाद को पुष्ट करता है। संपत्ति एवं पत्नियों की साम्यवादी व्यवस्था, दार्शनिक राजा का निरंकुश होना, क्रमशः समाजवाद एवं फांसीवाद का समर्थन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है, यह किसने कहा है? ये प्लेटो ने कहा है। व्याख्या देख लेते हैं। न्याय का सिद्धांत प्लेटो के चिंतन का महत्वपूर्ण अंग है। न्याय का सिद्धांत किसने दिया? प्लेटो का चिंतन का महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि बार्कर भी कहता है कि न्याय प्लेटो के विचारों का मूल आधार है। रिपब्लिक में राज्य के सिद्धांत की पराकाष्ठा न्याय संबंधित सिद्धांत में है। जो राज्य के सिद्धांत की पराकाष्ठा है वो किसमें है? न्याय संबंधी सिद्धांत में है प्लेटो के। न्याय वह सूत्र है जो समाज को बांधे रखता है। न्याय क्या करता है? समाज को बांध के रखता है।
प्लेटो के अनुसार राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। राज्य किससे मिलके बनता है? व्यक्ति और व्यक्ति के चरित्रों से ही मिलके बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है? तो प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कौन मानता है? तो कार्ल पॉपर मानता है। व्याख्या देखते हैं। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में पॉपर ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है। उसके अनुसार प्लेटो का दर्शन सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी है, क्योंकि उसके संरक्षण वर्ग के शासन को मिथकों के आधार पर सुरक्षित रखने का सुझाव दिया है। विशिष्ट वर्ग को पूर्ण सत्ता प्रदान करके सामाजिक परिवर्तन को रोकने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। तो जैसे आपको पता ही है कि जहाँ भी दार्शनिक राजा की बात आएगी तो स्टेटमेंट प्लेटो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमेलित करना है। इधर विचारक दिया गया है, इधर इनका कथन दिया गया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ए है। देख लेते हैं। मैकियावेली को व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। मील का क्या स्टेटमेंट है? मील कहता है कि अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। ग्रीन क्या कहता है? इच्छा न कि राज्य का आधार है, इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। और बेंथम का स्टेटमेंट है, पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो इसका जो है वो यहाँ पे है, इसका आंसर होगा ए। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी व्याख्या से ही। तो तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है, ये कौन कहता है? ये हॉब्स कहता है कि अगर उसके जो तलवार के बिना जो प्रसंविदा मात्र शब्द है वही तलवार है। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये रूसो कहता है। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं या झुंड बना सकती है, राज्य नहीं, ये बोंदा कहते हैं। राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है, ये कौन कहता है? ये जेस मील कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैचिंग का ही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो राज्य का दार्शनिक सिद्धांत किसने दिया था? राज्य का दार्शनिक सिद्धांत होसांके ने दिया था। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत किसने दिया था? तो कैल्सन ने दिया था। दार्शनिक उग्रवाद बेंथम। और नागरिक सद्गुणों के वृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद, ये मैकियावेली। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए का 4। राज्य की दार्शनिक सिद्धांत बोसांके का है। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत कैल्सन का है। दार्शनिक उग्रवाद बेंथम का है। नागरिक सद्गुणों के वृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद मैकियावेली का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, ये किसका है? तो ये हॉब्स का है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। हॉब्स के अनुसार प्रभुसत्ता के अबाध अधिकार के फलस्वरूप ही एक वास्तविक सुदृढ़ शासन की स्थापना हो सकती थी। किसी प्रकार की शर्तें लगाने से अनिश्चय और आत्मविश्वास की संभावना हो सकती थी, जिससे इस प्रकार के झगड़े उत्पन्न हो जाते जिनका हल संभव नहीं होता और तब पुनः अराजकता फैल जाती। इसका परिणाम यह रहा कि सबसे निकृष्ट राज्य में भी प्रजा को शासन के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि शासक के विरुद्ध जाने का अभिप्राय प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना अर्थात उत्कृष्ट अराजकता के माहौल में लौटना था। इसलिए हॉब्स का कथन है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। राज्य साध्य का एक
साधन है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आदर्शवादी विचारक जैसे हीगेल, प्लेटो तथा सर्वाधिकारवादी विचारक मुसोलिनी या हिटलर राज्य को स्वयं में साध्य मानते हैं, जबकि उदारवादी विचारक एवं समाजवादी विचारक राज्य को क्या मानते हैं? साधन मानते हैं। चूंकि प्रश्न में राज्य का स्वरूप किसी विचारधारा से संबंधित कर नहीं पूछा गया है, अतः प्रश्न में राज्य के वर्तमान स्वरूप के बारे में विचार किया जाएगा। अगर वहाँ पे किसी के विचार, किसी का नाम लेके उसके विचार को नहीं पूछा गया है तो उसको वर्तमान स्वरूप माना जाएगा। वर्तमान समय में राज्य को एक साधन माना जाता है। वर्तमान में राज्य क्या है? एक साधन है। आज विश्व के किसी भी हिस्से में राज्य की प्रकृति चाहे जो हो, भले ही वह सैन्य तंत्र हो, राज्य को साधन न मानकर, साध्य न मानकर ही साधन ही मानते हैं वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य साधन है, साध्य नहीं, यह सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? तो ये उदारवाद का है। उदारवाद राज्य को साधन मानते हैं, साध्य नहीं मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह सिद्धांत किसका है? तो ये जेलिनेक का है। जेलिनेक का है ये। चलिए देखते हैं व्याख्या। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन जेलिनेक का है। वस्तुतः संविधान राज्य की आचरण का वह विधान होता है जिसके द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंध को निश्चित किया जाता है तथा जिसके द्वारा सरकार के विविध अंगों का पारस्परिक संबंध निश्चित किया जाता है। गिलक्राइस्ट संविधान को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग का सामान्य सिद्धांत निश्चित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए, मैं राज्य हूँ, ये किसका है? स्टेटमेंट है। ये लुई 14 का है। मैं राज्य हूँ। राज्य व्यक्ति से पहले है, इसको कौन मानता है? अरस्तु मानता है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये कौन मानता है? तो ये FWG हीगेल मानता है। और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये कौन मानता है? ये प्लेटो मानता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। मैं राज्य हूँ, लुई 14 कहते हैं कि मैं ही राज्य हूँ और राज्य व्यक्ति से पहले है, ये अरस्तु कहता है कि जो राज्य है वो व्यक्ति से पहले आता है। और राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये हीगेल का स्टेटमेंट है। और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये प्लेटो का स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? तो प्लेटो ने कहा, हमने ऊपर देख लिया। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। राज्य का आंगिक सिद्धांत प्लेटो और अरस्तु के जमाने से ही प्रचलित है। राज्य का आंगिक सिद्धांत मतलब राज्य को एक मनुष्य के अंग के रूप में व्याख्या करने का सिद्धांत अंग सिद्धांत कहलाता है। ये प्लेटो और अरस्तु के जमाने से ही प्रचलित है। प्लेटो ने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। उसने व्यक्ति और राज्य के गुणों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। उसके अनुसार व्यक्ति के व्यवहार के 3 स्रोत हैं। तृष्णा, जिसको एपिटाइल बोलते हैं, मनोवेग इमोशन, और ज्ञान नॉलेज। तृष्णा का स्थान मनुष्य के कमर में है। तृष्णा जो है वो कहाँ पे है? मनुष्य के कमर में है। मनोवेग का स्थान उसके हृदय में है और ज्ञान का स्थान उसके मस्तिष्क में है। तृष्णा व्यापारी में, मनोवेग सैनिक में तथा ज्ञान दार्शनिक में पाया जाता है। इन तीनों गुणों के संतुलित मेल से ज्ञान का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो व्यक्ति से पूर्व राज्य को अरस्तु मानता है। व्याख्या देख लेते हैं। अरस्तु कहता है कि जिस प्रकार प्रणाली में पहले शरीर का निर्माण होता है तथा उसके बाद अंगों का विकास होता है, ठीक उसी प्रकार पहले राज्य आता है तथा उसकी शाखाएं बाद में। अरस्तु आगे कहता है कि यदि व्यक्ति का हाथ काट जाए तो वह शरीर के बिना निर्जीव अर्थात नष्ट हो जाता है।
उसी प्रकार राज्य के बिना सामान्य मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था। सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? अरस्तु ने। व्याख्या देखते हैं। अरस्तु ने सर्वप्रथम शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर शासकों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो अरस्तु के अनुसार जो शासकों की संख्या है, एक व्यक्ति के शासन को राजतंत्र कहेंगे और इसका विकृत रूप आताताई तंत्र होता है। कुछ व्यक्तियों के शासन को कुलीन तंत्र कहा जाता है और इसका विकृत रूप वर्ग तंत्र है। और बहुत से व्यक्तियों के शासन को मध्य वर्ग तंत्र कहा जाता है और इसका विकृत रूप ही जनतंत्र है। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया? अरस्तु ने किया। हमने इसको देख लिया ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसको अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है? सरकार का विकृत तंत्र कौन है? लोकतंत्र, कुलीन तंत्र और निरंकुश तंत्र, तीनों की बात किया है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। अरस्तु ने शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण किया है। शासन का उद्देश्य यदि लोक कल्याण है तो वह अच्छा रूप है, यदि स्वार्थ पर आधारित है तो वह विकृत रूप है। लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, निरंकुश तंत्र को अरस्तु ने सरकार का विकृत रूप माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर किया है। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अरस्तु ने प्लेटो द्वारा स्टेट्समैन में किए गए राज्यों के वर्गीकरण को ही अपना आधार बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व कैसा है? दैवी इच्छा का परिणाम है? नहीं। बल और भय का परिणाम है? नहीं। केवल राजनीतिक और धार्मिक संयोग? नहीं। तो अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व क्या है? विकास का परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्ति या व्यक्ति समूह ने सोच समझकर नहीं किया, बल्कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है जिसका जन्म विकास के कारण हुआ है। यह एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य कैसी है? एक स्वाभाविक संस्था है। इसके उद्देश्य और कार्य नैतिक और यह सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में आदर्श राज्य की स्थापना तथा यथार्थ का विश्लेषण एक साथ करके नवीन राजनीति विज्ञान को जन्म दिया है। पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशन अरस्तु के द्वारा लिखे गए दो राजनीतिक विषय के ग्रंथ हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है। अरस्तु का राजनीतिक विचार प्रतिपादित है। किसमें प्रतिपादित है? तो पॉलिटिक्स में। अरिस्टोटल के अनुसार राज्य एक ईश्वरीय संस्था है, राज्य एक कृत्रिम सृष्टि है, राज्य बल की सृष्टि है या राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। तो अरिस्टोटल क्या कहता है कि राज्य क्या है? एक स्वाभाविक संस्था है। तो हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट हम अपने 50 क्वेश्चन को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।